हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सुपर 100 एग्जाम PYQ 2024 को। और आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से 4 वीडियो में आपके मैथमेटिक्स 2024 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे कम समय में हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में क्रमशः 312, 260 और 156 छात्र हैं। इन छात्रों को पिकनिक पर ले जाने के लिए बसें किराए पर ली गई हैं। यदि प्रत्येक बस में समान संख्या में छात्र बैठे हैं तो बस में बैठने वालों की अधिकतम संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि मेन जो है वो क्वेश्चन ही होता है। यदि आपने क्वेश्चन को बेहतर तरीके से और डीप में समझ लिया तो सॉल्यूशन करने में आपको ज्यादा समय जो है वो नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में जो है वो 312, 260 और 156 छात्र हैं। इन छात्रों को पिकनिक पर ले जाने के लिए बसें किराए पर ली गई हैं और प्रत्येक बस में समान जो है वो संख्या में छात्र बैठने वाले हैं। तो हमें बताना है कि बस में बैठने वाले जो छात्र हैं उनकी अधिकतम संख्या जो है वो क्या होगी। इस सिचुएशन में हमेशा हम जो है वो एचसीएफ की बात करते हैं और एचसीएफ जो है वो निकालते हैं। वास्तविक संख्याओं में हमने एलसीएम निकालना सीखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 312 के फैक्टर बनाएंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो 2 एकम 2, 5 और 6 156 हो जाएगा। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है वो 78 हो जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा और 39 को 3 से करेंगे सो 13। और हम जानते हैं कि 13 जो है वो 13 से होता है तो 1। इस प्रकार से 312 के जो गुणनखंड है वो हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब हम जो है 260 के गुणनखंड करेंगे। तो 260 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो 130 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना? 65। 5 से करेंगे बेटा तो 13 और 13 को 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमें 156 के जो है फैक्टर बनाने। 156 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 78 हो जाएगा बेटा। 78 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा और 39 को 3 से करेंगे सो 13 और 13 हमेशा 13 से ही होगा तो 1। इस प्रकार से हमने 212, 312, 260 और 156 के जो है वो फैक्टर बना लिए हैं। अब इन फैक्टर की सहायता से ही हम जो है वो एचसीएफ लेंगे। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि 312 के जो फैक्टर हैं, दो कितने बार आ रहा है बेटा? 3 बार। सो 1, 2 और 3 बार लिख लिया। 3 एक बार है तो 1 लिख लिया और एक बार हमारा 13 है। इसके बाद 260 के फैक्टर देखेंगे तो 260 में 2 कितनी बार है बेटा? 2 बार है और 5 एक बार है और 13 हमारा एक बार है। इसके बाद 156 में देखेंगे तो 156 में 2 कितनी बार है बेटा? 2 बार है सो 2 बार ले लिया। एक बार 3 है और एक बार जो है वो 13 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा हमारा? एचसीएफ में हम केवल कॉमन संख्याएं लेते हैं तो 1 2 हमारा यहाँ से कॉमन आ गया तो हमने 2 को लिख लिया। इंटू एक और 2 हमारा कॉमन आ रहा है तो हम 1 2 को और लिख लेंगे यहाँ पे। इंटू अब हमारा जो है वो 13 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से 13 को लिख लेंगे। गुणा करेंगे तो 13 दूनी कितना होता है बेटा? 26 और 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब प्रत्येक बस में जो है वो अधिकतम जो है वो कितने बच्चे बैठ सकते हैं बेटा? 52 बच्चे बैठ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल तरीके से क्लियर होगा।
किसी भी प्रकार का डाउट आपका इसमें नहीं होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x प्लस वन बाय एक्स बराबर 3, जहां x बराबर नहीं है 0 के, मूल जो है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण हमें क्या दिया है? हमें दिया है x प्लस वन बाय एक्स बराबर कितना बेटा? 3। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको इस प्रकार से बनाएंगे। एक नॉर्मल जो द्विघात समीकरण होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसलिए इस द्विघात समीकरण को भी हम इस व्यापक रूप में जो है वो चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? एक्स के बटे में 1 मान लिया। अब हम 1 और एक्स का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और बराबर हो गया हमारा 3। क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा बेटा 3x। 3x का पक्षांतर कर देंगे सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर हो गया 0। ये द्विघात समीकरण जो है वो हमारे व्यापक द्विघात समीकरण जैसे बन गया है। अब हम यहाँ पे इस द्विघात समीकरण के मूल्य जो है वो ज्ञात करने वाले हैं। और हमने आपको फोर्थ चैप्टर में समझाया है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करने के लिए हम दो विधियों का सहारा लेते हैं। एक तो हम गुणनखंड विधि से जो है द्विघात समीकरण के मूल्य निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है वो द्विघात सूत्र के माध्यम से भी हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जौन सी विधि आपको अच्छी लगे आप उस विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम हैं वो द्विघात सूत्र से इस द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे व्यापक जो समीकरण होता है। व्यापक जो समीकरण होता है क्या होता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना करने से ए की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। बी की जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगी, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 1। यहाँ से हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई है। अब आपने 10th क्लास में जो है वो द्विघात सूत्र बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। क्या होगा बेटा? बहुत से लोगों को याद होगा, एक्स बराबर जो होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में क्या होता है बेटा? 2a। ठीक, यहाँ पे हम मान रखेंगे तो यहाँ पे माइनस बी है, और बी की जो वैल्यू है वो भी माइनस में है। तो माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा बेटा? प्लस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का 3। इसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है बेटा? 1 है तो 1 रख देंगे। और सी का मान कितना है? सी का मान भी 1 है तो 1 रख देंगे। और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और ए का मान जो है वो 1 है तो हमने कितना रख दिया बेटा? 1 रख दिया। चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम चाहे माइनस की संख्या का स्क्वायर करें चाहे प्लस की संख्या का स्क्वायर करें, उसका जो परिणाम है वो हमेशा प्लस में ही मिलेगा। इसलिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्लस का कितना मिलेगा बेटा? 9 मिलेगा। और यहाँ पे 1 का गुणा 1 से किया तो 1, और इसका करेंगे तो माइनस का कितना हो गया बेटा? 4, और बटे 2 का 1 से होगा तो कितना हो जाएगा? 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 5 बचेगा और बटे 2। अब इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, यानी एक बार हमें प्लस साइन लेना है और एक बार जो है हमें माइनस साइन लेना है। ध्यान से देखिएगा बेटा। एक बार हम क्या करेंगे? प्लस चिन्ह लेंगे, यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या बन जाएगा? x बराबर 3। यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों है, प्लस और माइनस है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बेटा? केवल प्लस ले रहे हैं तो हमारा प्लस आ जाएगा। तो 3 प्लस रूट में कितना रहेगा बेटा? 5, और बटे कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार से एक बार हम क्या लेंगे? माइनस चिन्ह,
लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 माइनस रूट 5 और बटे में 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 3 प्लस रूट 5 बटे 2, और यहाँ पे 3 माइनस जो है वो रूट 5 बटे 2। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा, एक प्लस में है, एक हमारा जो है वो किस में है, माइनस में है। तो 3 प्लस और 5 बटे 2 और 3 माइनस, तो यहाँ पे थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, ये 2 जो है वो पूरे के बटे में है, केवल रूट बाय 2 नहीं है, 2 प्लस रूट 5 बाय 2 है, और यहाँ पे 3 माइनस रूट 5 बाय 2 है। तो इनको सुधारने के बाद जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके, चीजें आपको जो है वो समझ में आ सके, आपके दिमाग तक चीजें पहुंच सके, ताकि एक लंबे समय के लिए चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो सकें। तो हमें इस प्रकार से चीजों को समझना है कि वो लंबे समय तक, कम से कम तब तक हमारे दिमाग में रहे जब तक हमारा एग्जाम जो है वो नहीं हो गया है। तो इसलिए चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्लियर होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जो है वो पूछ सकते हैं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्या कह रहा है बेटा कि 1 से 9 तक की सभी संख्याएं जिसमें 1 और 9 सम्मिलित है, मतलब 1 से 9 तक की सभी संख्याएं जिसमें 1 को भी सम्मिलित करना है और हमें 9 को भी सम्मिलित करना है, से विभाज्य न्यूनतम संख्या जो है ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 1 से भी विभाजित हो, 2 से भी विभाजित हो, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित हो। ऐसी न्यूनतम संख्या हम यहाँ पे निकालने वाले हैं जो कि 1 से और 9 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम 1 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं बेटा, एलसीएम लेने वाले हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, कभी क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5 और 10 से विभाजित हो। तो उस सिचुएशन में भी हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम ही है जो निकालते हैं। आपको भी इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम संख्या क्या है, क्योंकि अधिकतम तो बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, अधिकतम तो बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, हम न्यूनतम संख्या जो है यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। तो एक साथ एलसीएम निकालना है तो हम सभी संख्याओं का एक साथ जो है वो निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। तो एक साथ निकालने के लिए हम सबसे पहले किसको लिखेंगे बेटा, एक को, इसके बाद दो, इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे एक से डिवाइड करने की तो जरूरत होती नहीं है, तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे बेटा, दो से। तो एक का एक हो जाएगा, दो को डिवाइड करेंगे दो से तो एक बन जाएगा, तीन डिवाइड नहीं होता तो तीन का तीन रहेगा, चार को डिवाइड करेंगे तो दो हो जाएगा, पांच डिवाइड नहीं होता तो पांच का पांच रहेगा, छह को डिवाइड करेंगे तो तीन हो जाएगा, सात का सात रहेगा, आठ को डिवाइड करेंगे तो चार, और नौ का हमारा नौ। अभी भी कुछ संख्याएं दो से डिवाइड हो रही हैं, तो हम अभी भी इसको किससे करेंगे बेटा, दो से करेंगे। यहाँ पे जो है वो एक का एक हो जाएगा, यहाँ भी एक, यहाँ पे तीन का तीन रहेगा, ये एक हो जाएगा, ये पांच का पांच, ये हमारा तीन का तीन, सात, चार को करेंगे तो दो हो जाएगा और नौ का नौ। अभी भी हमारा दो से डिवाइड हो रहा है कुछ संख्याएं, तो फिर से दो से करेंगे तो एक, यहाँ पे भी एक हो जाएगा बेटा, यहाँ तीन का तीन रहेगा, एक का एक और पांच, तीन का तीन रहेगा, सात, और दो से डिवाइड करेंगे तो एक, और यहाँ पे नौ का नौ रहेगा। इसके बाद अब कोई भी संख्या जो है वो दो से डिवाइड नहीं हो रही है, तो अब हम डिवाइड किससे करेंगे बेटा, तीन से डिवाइड करेंगे। आप सभी लोग जो है वो डिवाइडेशन के रूल जानते हैं कि सबसे पहले हम जब भी फैक्टर बनाने की बात आए या एक साथ एलसीएम निकालने की बात आए तो सबसे पहले हम दो से डिवाइड करते हैं, और जब तक हम दो से डिवाइड करते हैं जब तक संख्याएं दो से डिवाइड हो रही हैं। जब संख्याएं दो से डिवाइड होना बंद हो जाएंगी
तो फिर हम डिवाइड करते हैं 3 से। तो अब कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है बेटा, इसलिए हम डिवाइड किससे करने वाले हैं? 3 से। तो 1 का 1 रहेगा, यहाँ पे 1 का 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, 5 का 5 रहेगा, यहाँ पे 3 को करेंगे तो 1, 7 का 7, ये 1 का 1, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे सो 3। अभी भी जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो फिर से हम इसे 3 से करेंगे। तो 1, 1, 1 और 1, ये 5 रहेगा, ये 1, ये 7, ये 1 और 3, 3 से करेंगे तो 1। अब हमारे पास नीचे क्या बचा है? केवल 5 और 7। इसका मतलब है एक बार 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और एक बार हमें किससे करना पड़ेगा बेटा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जिन संख्याओं से हमने डिवाइड किया है उन सभी संख्याओं का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, एलसीएम। तो 2 कितनी बार है बेटा? 2 एक बार, 2 बार, 3 बार है। तो 1, 2, 3 बार। 3 कितनी बार है बेटा? 3 2 बार है, तो 3 को हम 2 बार लिख लेंगे, और 5 एक बार है, और एक बार 7 है। अब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई जो है वो कितना हो गया बेटा? 24। और 24 का गुणा किससे करना है? 3 से। तो तीचों के 12, 2 आ गया, कैरी 1, और 3 दूनी 6, और एक कितना हो गया बेटा? 7। इसका गुणा किससे करना है हमें? ध्यान से समझिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। ध्यान से करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिहाई कितना हो गया बेटा? 24। और 24 का गुणा हमने इस वाला 3, ये जो है 3 से किया तो कितना हो गया? 72। अब 72 का गुणा किससे करना है बेटा? 5 से। तो 5 दूनी 10, कैरी कितनी हो गई? 1, 5 सते 35, और 1 कितना हो गया बेटा? 36। अब इसका गुणा किससे? 7 से। तो ये 0, 7 छंग 42 की 2, कैरी कितनी बेटा? 4, और 7 तिहाई 21, और 4 कितना हो गया? 25। यानी कि 25, 20 वह न्यूनतम संख्या है जो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8 और 9 से जो है वो क्या होती है? विभाजित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बेटा? इसमें कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। शून्योत्तर परिमेय संख्या का मतलब होता है कि शून्य को छोड़ के, यानी कि वो संख्या शून्य नहीं होगी, और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होता है। यानी कि अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर देखें, वो क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या होगा, वो प्राकृतिक संख्या होगा, वो पूर्णांक होगा, या परिमेय संख्या होगा। तो वो हमेशा क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर की बात की जाए तो वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कैसे होती है समझ लीजिए बेटा एग्जाम में। जैसे हमने यहाँ पे कहा 3, तो 3 जो है वो हमारी क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। 3 क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। और यहाँ पे अगर हम 3 में जो है वो रूट 5 की बात करें, तो 5 जो है वो क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को 10th क्लास में जो है वो पढ़ा है, वहां पे सिद्ध भी जो है वो किया है। सिद्ध कैसे किया जाता है उस चीज को आपने सीखा हुआ है। 10th क्लास वास्तविक संख्याएं यानी कि पहले चैप्टर में आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिले होंगे कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल निकालें, रूट 5 है बेटा। क्या है बेटा? रूट 5 है। ठीक, रूट 5। तो जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल निकालेंगे तो ये जो संख्या है वो कौन सी है बेटा? अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है
कि जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर किया जाएगा तो हमें जो मिलने वाला परिणाम होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हम गुणनफल की बात करें या भागफल की बात करें तो उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों चीजें हो सकती हैं, इसलिए उस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, ये आपके सामने एक चित्र दिया है, एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। तो दिए गए चित्र में क्या कह रहा है बेटा कि डीई, ये जो बेटा डीई देख रहे हो ना, जी, ये जो डीई देख रहे हो, डीई समांतर है किसके, बीसी के, यानी कि डीई समांतर है किसके बेटा, बीसी के। और एई की वैल्यू है ए, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, ए है। तो यहाँ पे हम जो है वो ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, ए। ईसी जो है वो बी है, ईसी जो है वो क्या है बेटा, बी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ये क्या है, बी है। आगे लिखा है कि डीई बराबर एक्स है, ये जो डीई है वो क्या है बेटा, एक्स है। और बीसी जो है वो क्या है बेटा, वाई है। ये जो है वो क्या है बेटा, वाई है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो आपको करना क्या है, उस कॉन्सेप्ट को आप जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिए। क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज दिया गया, क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक, इसके साथ हमसे कह रहा है कि जो डीई है, ये जो डीई है वो समांतर है किसके बेटा, बीसी के। किसके, बीसी के समांतर है। एई की वैल्यू ए हमें गिवन है और ईसी की वैल्यू क्या है, बी। डीई हमें एक्स गिवन है और बीसी जो है वो हमें क्या गिवन है, वाई गिवन है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आइए अब इसको हम जो है वो समझने वाले हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में या इस टाइप का जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसको कैसे करना है उसको समझिएगा ध्यान से। हमेशा हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप जो है वो सिद्ध करते हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज में आप देखोगे तो ये जो कोण ए है वो कैसा है बेटा, कॉमन है। तो कोण ए बराबर होगा कोण ए के, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ओभयनिष्ठ। क्या है बेटा, ओभयनिष्ठ है। इसके बाद देखोगे कि जे वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के संगत है, यानी कि कोण ए डी ई, कोण ए डी ई बराबर है कोण ए बी सी के। और किस कंडीशन से हो जाएगा बेटा, संगत कोण है। कैसे कोण है बेटा, संगत कोण है। क्योंकि दोनों कोण जो है वो समांतर रेखाओं के ऊपर बने हैं। कैसे हैं, दोनों समांतर रेखा के ऊपर बने हैं और इस तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने हैं। 9th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी होगी ध्यान से, बहुत डिटेल में चीजों को जो है वो पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, इस टाइप से चार प्रकार के कोण होते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर है कोण ए सी बी के। ये भी कैसा है बेटा, संगत कोण है। ये भी कैसा है, संगत कोण है। तो जब तीनों कोण संगत हैं तो ए ए ए समरूपता, समरूपता की शर्त से
समरूपता की शर्त से त्रिभुज ए डी ई जो है वो समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? समरूप हो जाएगा। इसके आ, समरूप है। किसके समरूप है? त्रिभुज ए बी सी के। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो कौन किसकी संगत भुजा है उसको समझ लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखोगे कि कौन किसकी संगत भुजा है, तो ए बटे क्या हो जाएगा, यानी कि बड़े त्रिभुज के लिए लेंगे हम तो पहले ए प्लस बी। बड़े त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। और छोटे त्रिभुज में क्या हो जाएगा बेटा? ए। ठीक। और एक काम करो, इसको इस टाइप से करते हैं कि पहले छोटे त्रिभुज को लिखा है तो ए बटे ए प्लस क्या हो जाएगा? बी। और बराबर यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स बटे वाई। वाई का अपन जो है वो क्रॉस गुणा कर देंगे। सो ए वाई बराबर ए वाई बटे ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका 100% जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने है। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 6? इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद px के शून्यक परिशुद्ध रूप से उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का आलेख अब सदैव x अक्ष के समांतर होता है, सदैव y अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x के निर्देशांक होते हैं। यानी कि हमने देखा है तो जब इस प्रकार से हमारे पास कोई ग्राफ हो जिसमें इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। यदि कोई कर्व रेखा एक्स अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने ही क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा जो है वो घुमा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 182 है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है बेटा? 182 दिया है। यदि चौथे और 7वें पद 1:5 के अनुपात में है तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही समांतर श्रेणी जो है वो हमें चयन करना है। यानी कि हमारे पास 4 समांतर श्रेणी दी है तो कौन सी समांतर श्रेणी हमारी यहाँ पे सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दिया क्या है? हमसे कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योगफल जो है वो कितना है? 182। यानी कि S7 बराबर हमें कितना दिया है? 182 दिया है। और हमें क्या दिया है? और हमें दिया है चौथे और 7वें पद का अनुपात 1:5। यानी कि A4 बटे A17 बराबर गिवन है 1/5। ये दो चीजें हमें जो है यहाँ पे दी गई हैं। हमें प्रथम 7 पदों का योगफल 182 दिया गया है और हमें चौथे और 17वें पद का अनुपात दिया है 1/5। तो हम क्वेश्चन को जो है बनाने वाले हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे S7 को। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है। S7 की बात करें तो यहाँ पे 182 आ जाएगा और n की जगह पे हम 7 लेंगे तो 7/2
और यहाँ पे 2a, और यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 6, और d से गुणा होगा तो 6d। यहाँ पे देखोगे तो 182, और यहाँ पे 2 जो है वो 7 बटे में चला जाएगा और 2 गुणा में चला जाएगा, तो बराबर में यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस कितना हो गया 3d। इसे सॉल्व करने वाले हैं तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। इसे 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और फिर अपना 4 बचेगा, तो 7 छंग 42, यानी 26 बराबर a प्लस कितना हो गया 3d। तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे बेटा, समीकरण नंबर 1। और अगर a की वैल्यू हम निकालें तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 3d बराबर a। यहां से a की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब क्या कह रहा है कि चौथे और 17वें पद का जो अनुपात है, यानी आगे हमें दिया है कि A4 और A17 बराबर 1/5। A4 को अगर हम ब्रेक करें तो A4 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा A1 प्लस 3D, और इसे ब्रेक करेंगे तो A1 प्लस क्या मिलेगा 16D, और बराबर हो जाएगा 1/। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझोगे तो A1 प्लस 3D की जो वैल्यू है, A1 प्लस 3D की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है बेटा 26। देख पा रहे हो समीकरण 1 में A1 प्लस 3D की जो वैल्यू है वो कितनी है 26, यानी इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं बेटा 26 लिख सकते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा, कितना लिख सकते हैं बेटा 26 लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 26, इसके आगे लिख रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया 26 बटे A1 प्लस 16D बराबर 1/5। क्रॉस गुणा करेंगे तो 26 गुणे 5 बराबर A1 प्लस 16D। यहां से हो जाएगा 26 गुणे 5 बराबर A1 की जो वैल्यू है वो A1 की वैल्यू कितनी है 26 माइनस 3D। कितना है बेटा 26 माइनस 3D, और प्लस कितना है बेटा 16D। तो उम्मीद है कि यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे 26 गुणे 5, और ये प्लस का 26 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 26, और बराबर, और 16D में से 3D चला जाएगा क्योंकि 16D प्लस का है और 3D जो है वो किसका है माइनस का है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 30। अब यहां से हमने 26 जो है वो क्या है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस 1 बराबर 13D, और अब हम इस 13 से इस 26 को जो है वो काट देंगे तो कितना होगा 2। तो यहाँ पे 4 बचेगा, और 4 दूनी 8, यानी कि जो D की वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें 8 मिल गई है। D की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 8। अब इस D का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे D का मान, किसका मान बेटा D का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखना है बेटा 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे D का मान, सो 26 बराबर A प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 26 और 8 तिहाई 24, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो गया, और बराबर में A, यानी कि A बराबर जो है वो कितना बचेगा 2। अब हमारे पास A का मान जो है वो 2 आ गया है, और D का मान हमारे पास कितना आ गया है 8। हम AP को जो है वो बना सकते हैं। तो AP कैसे बनेगी, फॉर्मेट आप सभी को पता होगा। तो पहला पद जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला पद 2 हो गया। दूसरे पद के लिए हम क्या लिखेंगे 2 प्लस जो है वो D, यानी कि 8 लिखेंगे। इसके बाद 2 प्लस और 2 इंटू D, इसके बाद हम लिखेंगे 2 प्लस 3 इंटू D, यानी कि 8। इसके बाद 2 प्लस 3 हो गया 4 गुणे 8।
तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 8 दूनी 16, 17, 18, 8 तिहाई 24, 25, 26, 8 चौके 32, 33, 34 और 33। अब हम इस एपी से और ऑप्शन वाले एपी को जो है वो मैच करते हैं। तो 2, 10, 18, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। किसी भी प्रकार का डाउट आपको जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं कि अपनी तरफ से ही आपको वो पॉइंट बता दें जो आपको डाउट की कंडीशन में रहे, तो आपका फिर कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बेटा कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 25x² माइनस 35x+12 हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है बेटा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या दिया है बेटा? क्षेत्रफल हमें दिया है 25x² माइनस 35x और प्लस 12। यदि हम इस क्षेत्रफल के गुणनखंड करें तो हमें उसकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई जो है वो मिल सकती है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो है वो क्या होता है? L इंटू बी। तो हम इसके गुणनखंड जो है वो बनाने वाले हैं, यानी कि ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़ने वाले हैं जिसका गुणनफल 25x² माइनस 35x प्लस जो है वो 12 हो। तो सबसे पहले हम 25 का गुणा करेंगे किससे? 12 से। तो 25 गुणे 25 गुणे क्या हो जाएगा बेटा? 12। तो 12 पंचे 60, कैरी 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना? 300। यानी अब हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिसका गुणा करें तो 300 मिल जाए और प्लस करें तो कितना मिल जाए बेटा? 35 मिल जाए। तो ऐसी संख्याएं होती हैं 20 गुणे 15। गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 300। और अगर 20 और 15 को आप प्लस करोगे तो कितना मिलेगा बेटा? 35। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 25x² माइनस 20x माइनस 15x प्लस 12। अब यहां से कॉमन लेंगे तो 5x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 5x। और यहाँ पे बचेगा माइनस का 4। यहां से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x 5x बचेगा। 3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा बेटा? 5x माइनस 4। तो 5x माइनस 4 और ये हो जाएगा 5x माइनस 3। यानी कि एक भुजा जो है वो कितनी होगी? 5x माइनस 4। और एक भुजा कितनी होगी? 5x माइनस 3। अब इनमें से जो भुजा लंबी होगी यानी जिसका माप ज्यादा होगा उसको हम लंबाई बोलते हैं, और जिसकी माप कम होगी उसे हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। तो कम कौन सा है, ज्यादा कौन सा है? तो देखो 5x में से 4 को घटाओगे और 5x में से 3 को घटाओगे तो इसकी जो माप होगी वो बड़ी होगी, और इसकी जो माप होगी वो कैसी होगी? छोटी होगी। तो बड़ी वाली को हम क्या बोलते हैं? लंबाई। क्या बोलते हैं बेटा? लंबाई। और छोटी वाली को क्या बोलते हैं? चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? 5x माइनस 3। 5x माइनस 3 ये है, और 5x माइनस 4। 5x और माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आयत का आप एक फॉर्मूला और याद रखें, जिसे आयत का परिमाप बोलते हैं। क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप बराबर होता है 2L प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई।
इस फॉर्मूले के यूज से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं सुपर 100 में, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों को हमें जो है वो याद रखना है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक आयत जिसकी लंबाई, चौड़ाई और परिमाप क्रमशः x प्लस 4y, 4x प्लस वाई और 50 है, तथा भुजाओं का अंतर जो है वो कितना दिया है? 9 दिया है। तो हमें x और y का जो है मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या दिया है बेटा? यहाँ पे हमें लंबाई दी है, यानी कि L बराबर जो है वो कितना हो जाएगा? x प्लस 4y। हमें चौड़ाई दी है, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4x प्लस वाई। और परिमाप जो है वो हमें कितना दिया है? परिमाप जो है वो हमें दिया है 50। परिमाप कितना दिया है बेटा? परिमाप हमें दिया है 50। और हम सब लोग जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर होता है 2l प्लस बी। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। तो आयत का परिमाप हमें 50 दिया है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 50 बराबर 2, और एल की जो वैल्यू है वो दी है हमें x प्लस 4y, और बी की जो वैल्यू दी है वो 4x प्लस वाई दी गई है। तो यहाँ से 2 से 50 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 25 बराबर x से 4x को जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। 4y को 1y से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 5y। यहाँ पे हो जाएगा 5, 25x, 5 कॉमन ले लेंगे, सो x प्लस क्या बचेगा? y। 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर x प्लस वाई। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे बेटा? समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि भुजाओं का जो अंतर है वो कितना है? 9 है। तो एक भुजा हमारे पास क्या है? x प्लस 4y, और एक भुजा है 4x प्लस वाई। तो दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो कितना दिया है? 9, यानी कि x प्लस 4y और माइनस 4x प्लस वाई बराबर दिया है बेटा हमें 9। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 4y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का y बराबर का 9। यहाँ पे देखोगे कि माइनस के 4x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 3x। और यहाँ पे 4y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा बेटा हमारा? माइनस का 3 प्लस का 3y और माइनस का 3x और बराबर में 9। यहाँ से 3 जो है वो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? वाई। तो ये हो गया 9। 3 से 9 को काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 9। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 क्या है बेटा? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई और बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना? हाँ, जे 3। इसका नाम है समीकरण नंबर 2। तो बेटा x से x जो है वो कट जाएगा, y y जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2y, और जे हो गया 8। 2 से 8 को काटेंगे तो y बराबर जो है वो कितना मिल गया हमें? 4। अब इस y का मान जो है वो हमें समीकरण 1 में रख देना है। सो x प्लस 4 बराबर 5। x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4, तो x बराबर जो है वो 1, यानी कि x का मान 1 है और y का मान जो है वो कितना है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परिमाप क्या होता है उसको समझिएगा। त्रिभुज
का परिमाप। त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। क्या होता है बेटा? सभी भुजाओं का योगफल। जो तीन भुजाएं त्रिभुज में होती हैं, उन तीनों भुजाओं के योगफल को जो है वो हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? परिमाप का आधा निकालना है। तो हमारे सामने त्रिभुज दिया है और त्रिभुज के अंदर जो है वो एक वृत्त बना है। अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, हमने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है, यानी कि एक प्रमेय पढ़ी है। वो प्रमेय क्या है उसको थोड़ा समझिए। हमने प्रमेय में पढ़ा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से आ, एक मिनट, इसको थोड़ा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं, आ, एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। मतलब सीधा है कि जैसे एक वृत्त है हमारे पास एक वृत्त है, और यदि इस वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। इसी प्रमेय के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि बिंदु सी से एक स्पर्श रेखा जो है वो कौन सी है? ईसी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 12 है। और एक डीसी है, तो इसकी लंबाई भी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इसके बाद देख रहे हो कि ए एफ 8 है, तो ए ई भी कितना होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद जे 4 है, तो जे भी कितना होगा बेटा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमारे पास ए बी जो है वो कितना आ गया है? ए बी हमारे पास आ गया है 8, और 4 12 आ गया है। और ए सी जो हमारे पास है वो 12 और 8 कितना हो गया है? 20। और बीसी जो है वो 12 और 4 कितना हो गया है? 16 हो गया है। अब इन सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, 20 प्लस 16 और बटे 2, तो 6 और 2 8 हो गया, और 2 3 4 और बटे में 2। और इसको अगर हम यहाँ पे कैंसल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 24। यानी दिए गए त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो 24 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अब जो है वो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में आपको अगले 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार और टेक केयर।